जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हम ले चुके हैं और बेहतरीन प्रश्नों के साथ है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख लेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों पर फोकस करते हैं। पहला प्रश्न देखिए साथियों, आपके सामने है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर की बात कर ले साथियों, ये तो उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। और रमसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात कर ले, रमसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये साथियों उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है। रायबरेली जिले में ये दो तो हमारे उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही है। सरसई नवार झील जो है साथियों ये आपका उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है। कहां पर? इटावा जिले में। बात कर ले यही हमारा उत्तर होगा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। तो ये साथियों उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो कहां पर स्थित है? ये साथियों जो है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। याद रखना है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा। ये प्रश्न देखेंगे, कहता है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो भैया हम आपको बता देते हैं। देखिए आपको मान लेना है कि ये जो है पूरा ऐसे करके ये पूरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और अमनगढ़ कहां पर है आपको मान लेना। देखिए हम आपको बता देते हैं, ये जो अमनगढ़ है, अमनगढ़ ये पहले ऐसे था ये साथियों पहले अमनगढ़ इसका नहीं नाम था, इसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहां से 2 भाग कर दिए गए उत्तर प्रदेश के, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये साथियों उत्तराखंड कहलाने लगा और इधर वाला भाग जो है ये साथियों उत्तर प्रदेश कहलाने लगा। तो जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल का ये जो भाग आ गया उत्तर प्रदेश में, इसको अमनगढ़ रिजर्व नाम, टाइगर रिजर्व नाम दे दिया गया। जबकि उत्तराखंड में ये अभी भी साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता। तो भैया ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, इसीलिए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो गया भैया। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। यहां पर देखेंगे, कहता है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण प्रभावित मृदा जो है लवण प्रभावित मृदाएं यानी कि मिट्टी ये साथियों अलीगढ़ और आगरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। यहां पर देखेंगे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का ग्रास कह ले या साथियों आपसे कह ले इत्र नगरी, या फिर क्या कह ले इत्र नगरी, ठीक है। इत्र नगरी भी उसको ही कहते हैं जिसको पूर्व का ग्रास, और उसी को साथियों कान्य कुब्ज भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर कान्य कुब्ज नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। कान्य कुब्ज कह ले, ठीक है। ये किसके भैया अन्य नाम है, ठीक है। तो ये कन्नौज के ही दूसरे नाम है। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। और कन्नौज की बात कर ले, ये हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न संख्या 5 यहां पर देखेंगे, कहता उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा की बात करेंगे तो ये हापुड़ जिला जो है ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल साथियों लगभग 660 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर बड़ा की बात कर लेता तो बड़ा कौन हो जाता? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तब हो जाता वो साथियों लखीमपुर। क्या हो जाता? लखीमपुर खीरी हो जाता। और इसका साथियों क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7680 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है, केवल नहीं है किलोमीटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या कहता है, विश्व शरणार्थी दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस साथियों कब? 20 जून को प्रत्येक साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा। यहां पर देखेंगे साथियों क्या कहता है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध विराम, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ या कब विराम हुआ? एक ही बात है, ठीक है। तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की समाप्ति 16 दिसंबर 1971 को हुई। और जिस कारण मतलब यहां पर साथियों पूर्वी पाकिस्तान हार गया, ठीक है, भारत जीत गया, जिस कारण 16 दिसंबर को साथियों प्रत्येक साल भारत में क्या मनाया जाता है? प्रत्येक साल भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। क्या? विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी युद्ध में साथियों पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सैनिकों के सामने साथियों आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण, ठीक है। तो ये अब तक के दुनिया के सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा संख्या में आत्मसमर्पण करने वाले सैनिक हैं, ठीक है। नल्ला पाकिस्तान की यही औकात है। आगे देखेंगे, ये रहा। यहां पर साथियों देखिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया गया? तो देखिए भैया, पहले इसकी राजधानी किसकी भैया? पहले जो है किसकी राजधानी पूछा है भैया? मगध की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, वैशाली, और वैशाली हुआ करती थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई। और किसने किया? पाटलिपुत्र कर दी गई। किसने किया भैया? पाटलिपुत्र करने वाले जो व्यक्ति थे वे थे साथियों काला अशोक। कौन थे? काला अशोक नाम के व्यक्ति थे। वही साथियों इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता। और पाटलिपुत्र पटना का ही पुराना नाम है, जो बिहार की राजधानी पटना है उसका ही पुराना नाम है। देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा। यहां पर कहता है निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है? तो अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता है। देखते हैं भैया अगला प्रश्न ये रहा। यहां पर क्या कहता है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? तो वो साथियों पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसका शासन लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था, ठीक है। ऑप्शन एक करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा साथियों। यहां पर देखेंगे क्या कहता, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति जो हुई उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो वीडी सावरकर ने दी। और कब दी, कहां दी, कैसे दी? साथियों इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसमें साथियों उन्होंने इसका जिक्र किया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। वो 1857 की क्रांति का ही नाम था। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा भैया। क्या कहता है? कहता है गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? नहीं शब्द का आपको विशेष ध्यान देना। नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ये तो साथियों शर्त थी, ठीक है। खादी पर टैक्स लगाना, इसके बारे में जानकारी नहीं भी है, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन भी था और राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा, ये भी था। लेकिन कहीं भी खादी पर टैक्स हटाने की बात नहीं की गई थी। तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाता है भैया? यही जो शर्त है ये साथियों गांधी इरविन समझौते में नहीं थी। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए ये रहा। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव हो जाता है, सबसे छोटा पड़ोसी देश। और सबसे बड़ा पड़ोसी देश आपको बताना है कमेंट करके इसका उत्तर,
ठीक है, इसका उत्तर कमेंट कर देना है। और लगे हाथ आपको साथियों यह क्लास अगर अच्छा लग रहा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करते चले। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और रोज रात्रि लाइव क्लासों में जुड़े अपने होमगार्ड की परीक्षा क्लियर करने के लिए आगे देखते हैं। ये रहा, यहां पर देखिए क्या कहता है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा जो है ये कौन से राज्य में स्थित है भैया? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बोमडिला दर्रा को बोमला दर्रा के नाम से भी जानते हैं, बोमला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे भैया, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अष्टमुडी आर्द्र भूमि झील है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये भैया केरल के राज्य में स्थित है। केरल के भैया कोल्लम जिला है एक, कौन सा? केरल का एक कोल्लम जिला है, वहीं पर यह झील स्थित है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखिए क्या कहता, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती? सबसे पहली बात, ये नामचा बरवा है क्या? ये साथियों एक पर्वत श्रेणी है। क्या है? ये एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, पर्वत श्रेणी है। और साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का अगर उद्गम स्थल देखा जाए क्या पर है, कहां है? ये उद्गम स्थल जो है, उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है साथियों तिब्बत से। कहां से? तिब्बत से होता है। ठीक है, और ये साथियों नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेने पर साथियों अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर कहता है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो टोटल 15 महिलाएं थी भैया, टोटल 15। और इनमें से एक मुस्लिम महिला थी। एक कौन सी महिला थी? मुस्लिम महिला थी। उनका नाम बताना है। कोई साथियों एजाज करके थी, एजाज रसल करके थी। और इसमें टोटल सदस्य, कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य 389 थे। कितने भैया? कुल सदस्य की बात कर ले तो 389 थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहती है, क्या कहता है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसमें साथियों कंफ्यूजन का विषय बनता है। किस लिए? क्योंकि साथियों देखिए कोई इसमें कंफ्यूजन का विषय इसलिए बनता, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति निर्वाचन लेता है। लेकिन यहां पर 10वीं अनुसूची की बात कर दी गई। 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल, ठीक है, दल बदल से संबंधित है। और इसके इसकी अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर अंतिम निर्णय जो है लोकसभा के सदस्य यानी कि अध्यक्ष लेंगे। अगर ये नहीं लेंगे तो राज्यसभा के सभापति लेंगे। ठीक है, ये दो लोग लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति जी लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे किसी भी सदन के किसी भी सदस्य की अयोग्यता सिद्ध होने पर उसका निर्णय राष्ट्रपति करता, लेकिन 10वीं अनुसूची के जो साथियों सदस्य होते हैं उनकी जो अयोग्यता सिद्ध करने या संबंधित मुद्दों पर निर्णय कौन लेता? या तो लोकसभा का अध्यक्ष या तो राज्यसभा का सभापति। याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या कहता है, कहता भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? चुनाव आयोग से 324 संबंधित है। और चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग का जिक्र संविधान के भाग 15 में इसका जिक्र है। कौन से भैया? भाग 15 में। और भाग 15 में 324 से 329 तक अनुच्छेदों का जिक्र है। ठीक है, याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे ये रहा, कहता भारत के संविधान का
कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए साथियों दिया गया? तो अनुच्छेद जो 3 है ये नए राज्यों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है? लगाओ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिए। ठीक है, कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत साथियों जोड़ा गया और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। निःशुल्क क्या है बच्चों? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, ये इसमें कहा गया। ऑप्शन सी भैया करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा इकोनॉमिक्स का, कहता मूल्यह्रास किसके टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? तो ये पूंजीगत वस्तुओं के साथियों टूट फूट के लिए साथियों एक वार्षिक भत्ता। जैसे कि आप किसी साथियों सरकारी कंपनी में काम करते हैं, वहां पर कोई मशीन कोई वस्तु आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक वार्षिक भत्ता मिलता है। क्या मिलता है? एक वार्षिक भत्ता मिलता है, जिसको साथियों आपको एक भत्ता मिलता है कि वस्तुओं की देखभाल के लिए, उनकी टूट फाट सही करने के लिए, उसको मूल्यह्रास कहा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखिए भैया, कहता भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी जो है वो छिपी हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ऑक्ट्रोई क्या है? ऑक्ट्रोई क्या है? ऑक्ट्रोई एक टैक्स है, टैक्स कलेक्शन सेंटर है, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर, टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये साथियों केवल और केवल एक टैक्स है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हुआ। ठीक है, और ये साथियों लगभग 1960 के दशक का एक कर है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में अभी भी विद्यमान है, अभी भी चालू है, और भारत में पहले इसको 2013 में बंद कर दिया गया, लेकिन पुनः इसको 2014 में चालू कर दिया गया। ये भी याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे ये वाला, प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हुआ। इसको कब खोला गया था? इसको साथियों 2 अक्टूबर 1975 को साथियों कहां पर? यूपी के मुरादाबाद जिले में खोला गया था। यूपी के मुरादाबाद जिले में खोला गया था। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता भैया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, यहां पर देखेंगे, ये भी साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता उस दर को क्या कहा जाता है? उस दर को रेपो रेट कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता? रेपो रेट कहा जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट जवाब हो जाता। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछ लेता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। अगर पूछ लेता आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्या बच्चों? राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण केवल आरबीआई का पूछे तब बताना है 1949। बाकी अलग बैंकों का अलग समय में हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे साथियों ये रहा, यहां पर देखेंगे, कहता है मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। यह किससे संबंधित है? ये भैया किससे संबंधित है? ये साथियों टीकाकरण से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत साथियों 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो देखिए भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। इसमें साथियों बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था?
1980 में सबसे पहले ये शुरू की गई थी। ये योजना सबसे पहले 1980 में शुरू की गई थी। तब इसका नाम था सामेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। क्या? सामेकित ग्राम विकास कार्यक्रम नाम था। ठीक है, अब जब आगे चलकर 1999 में, कब बच्चों? 1999 में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? ये हो गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया। ठीक है, ये नाम हो गया 1999 में बदलकर। और वर्तमान में 2011 में, कब? 2011 में इसका नाम बदलकर साथियों क्या हो गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया। तो यही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसने कहा स्वर्ण जयंती ग्राम योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? अब ये हो गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे साथियों, क्या कहता है? कहता है आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से क्षेत्र में काम के लिए? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा, यहां पर देखिए क्या कहता है? कहता है एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो फुटबॉल में साथियों सर्वप्रथम जो भारत है 1951 में स्वर्ण पदक जीता था। और इस मैच में 1951 में प्रथम स्थान पर जापान आया था, जबकि सेकेंड नंबर पर भारत आया था। सेकेंड नंबर पर इंडिया आया था। ठीक है, इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हुआ। यहां पर देखते आगे, कहता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, ये साथियों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना आपसे पूछता है तो इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी यही आपको बताना। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी को हुई थी, जो कि ऑप्शन साथियों एक करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखेंगे कहता भारत की सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत की सीमा सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ था। और स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहा, कहता एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखेंगे क्या कहता है? कहता है बगदाद किसकी राजधानी है? बगदाद किसकी? इराक की, थाईलैंड की, चीन की, रूस की? तो बगदाद जो है ये इराक की राजधानी है। किसकी भैया? इराक की राजधानी है। और साथियों आपसे अगर पूछ ले थाईलैंड की राजधानी हो जाती बैंकॉक। क्या हो जाती? बैंकॉक इसकी राजधानी हो जाती है। अगर रूस की पूछ ले तो मास्को क्या हो जाती है साथियों? रूस की राजधानी मास्को हो जाती है, मास्को। ठीक है, और अगर पूछ ले चीन की भैया तो कौन नहीं जानता? बीजिंग। क्या हो जाता है? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग, ये हो गया बीजिंग। ये साथियों सभी चीजें आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हुआ इसका उत्तर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 35, कहता इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर हम चाहते हैं आप साथियों होमवर्क के तौर पर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, और अगर यह क्लास आपको साथियों पसंद आई है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से इसका उत्तर क्या होगा जरूर करें। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय